तो नमस्कार बहनों भाइयों, स्वागत है आप लोगों का एक और चैप्टर में आपके फिजिकल एजुकेशन के टर्म 1 सिलेबस का सबसे ज़रूरी चैप्टर तो नहीं कहूँगा, बट स्कोरिंग करने के लिए बहुत आसान चैप्टर है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 3 पॉइंट्स में चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इस चैप्टर का नाम है बायो मैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, बायो मैकेनिक्स घबराओ मत, फिजिक्स नहीं है, बस थोड़े से एप्लीकेशन है फिजिक्स के। आप लोगों को तो पता ही होगा कि स्पोर्ट्स में भागना, दौड़ना, गिरना, कूदना लगा ही रहता है। और अगर एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उन सब चीज़ों में दो चीज़ें ज़रूर इन्वॉल्व होती हैं, बायोलॉजी और फिजिक्स। बायोलॉजी इसलिए क्योंकि उसमें आपके मसल कौन कौन सी वर्क करती हैं, कौन कौन सी मसल कूदती है, टूटती है, जुड़ती है, फिर कूदती है, फिर टूटती है, फिर जुड़ती है। गलत नहीं समझना। और फिजिक्स, कौन कौन से एप्लीकेशन फिजिक्स के आप यूज़ करते हो कूदने के लिए, गिरने के लिए, वापस खड़े होने के लिए, दौड़ने के लिए, रुकने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो आइए इस चैप्टर का अपन ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि ब्रेक डाउन करने से अपन को सारी चीज़ें प्रॉपर्ली समझ में आती हैं। और चैप्टर काफ़ी छोटा है, तो आ जाओ, जस्ट हॉप इन। ठीक है, इस चैप्टर में अपन क्या क्या बात करने वाले हैं, पहले देखते हैं मीनिंग एंड इंपॉर्टेंसेस, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था। फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स के बारे में, किन किन तरीके के मूवमेंट्स होते हैं। जैसे कि मैं इधर से उधर चल रहा हूँ तो ये मेरा मूवमेंट है, ऐसे कौन कौन से तरीके के मूवमेंट्स होते हैं। फिर बात करते हैं न्यूटन की 3 लॉ ऑफ मोशन के बारे में, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये 3 लॉज होंगी जो आपको बस रटना नहीं है, समझना है। साइंस इज नॉट द रूल ऑफ थंब एंड सेम इज फिजिक्स। फिजिक्स रटना नहीं है, बस समझना है। और इस मैं बता दूं, फिजिकल एजुकेशन में कोई भी चीज़ आपको रटनी नहीं पड़ती, आपको पता रहता है ऑलरेडी। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन आप देखते तो रहते हो कि क्या क्या होता है, कैसे भागना है। अब मैं ये थोड़ी बताऊंगा कि बेटा पैर से रखना है और फिर भागना है। बच्चे नहीं हो, बड़े हो चुके हो। तो आइए बात करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बायोमैकेनिक्स की डेफिनेशन के साथ में। असल में ये होता क्या है बायोमैकेनिक्स। देखो यहां पर मैंने 2 पॉइंट में डिवाइड करके रखा है, मेड फ्रॉम द वर्ड बायो एंड मैकेनिक्स। ठीक है, बायो और मैकेनिक्स, बायोलॉजी बायो शॉर्ट फॉर्म, मैकेनिक्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशंस एंड मूवमेंट्स, दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। मैकेनिज्म्स, वह कैसे काम, चीज़ें कैसे काम करती हैं, कोई भी रोबोटिक चीज़ हो या कोई भी मशीन हो वो कैसे काम करती है, ठीक है, वो मैकेनिक्स होती हैं। लिविंग थिंग्स प्लस फिजिक्स, बायोलॉजी को और फिजिक्स को जोड़ दो, जो प्यारा सा दिल बनता है उसको बायोमैकेनिक्स कहते हैं। आहा, क्या बात है। आओ नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इसमें होता क्या है। तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखें तो बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी of the structure and the functions of the biological system by the means of the mechanical method। रटना नहीं है, बस समझना इतना है कि बायोमैकेनिक्स उस चीज़ की स्टडी है जहाँ पर आपकी बॉडी किन किन तरीके से फिजिक्स के मूवमेंट्स को अप्लाई करती है, कैसे कैसे मूवमेंट्स के अंदर अपने आप को डालती है, जिसके अंदर फिजिक्स की अलग अलग लॉज या एप्लीकेशंस को यूज़ किया जा सकता है। आया समझ में? बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। जब एक रनर भागता है तो जब वो भागता है तो वो जिस स्पीड से भागता है तो ग्राउंड पे जो उसके पैर का फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन वर्ड आ गया, फिजिक्स यूज हो गई। जहाँ वो रुकता है फ्रिक्शन और मोमेंटम एकदम से कम होता है, फ्रिक्शन मोमेंटम आ गई, मोमेंटम नया वर्ड आ गया, फिजिक्स ऐड हो गई। सिंपल, और कुछ नहीं है। आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंसेस में देख लो, understanding the human movements and knowledge about the forces on body, efficient movements, correct movements and preventing injuries। मतलब हम बायोमैकेनिक्स के या एक साइंटिफिकली एक फिजिशियन के बेसिस पर अगर अपन अपने बायोमैकेनिक्स को या अपनी फिजिकल फिटनेस को देखें तो कैसे देखेंगे, हम ये समझेंगे कि इंसान के मूवमेंट्स किस किस प्रकार के होते हैं या किस किस मूवमेंट्स को उसको नहीं करना चाहिए ताकि उसको इंजरीज ना हो। इस सब का बेस इंजरी से कनेक्टेड है। नॉलेज अबाउट फोर्सेस, किन किन तरीके की फोर्सेस आप पे अप्लाई करती है। मैं आपको एक छोटा सा फन फैक्ट बता देता हूँ। पता है, बच्चा पैदा होने के बाद में जब वो दुनिया में आता है, अपने मॉम के वूम से निकलता है, तो वो रोता क्यों है? क्योंकि उस पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, AMP पड़ता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब उस पर वो प्रेशर पड़ना शुरू होता है ना, क्योंकि देखो यार, वो अपनी मम्मी के पेट के अंदर रहता है तो उस पर प्रेशर नहीं रहता। जब वो बाहर आता है ना तो उस पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर आता है, और जब वो प्रेशर आता है तो छोटा सा बच्चा उस चीज़ के लिए बहुत नया रहता है, इसलिए वो रोता है। वो इसलिए नहीं रोता कि वो बाहर आया है तो उसको बाहर क्यों निकाल दिया, डॉक्टर ने क्यों मार दिया, इसलिए नहीं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कुछ नया सीखने को मिला, लाइक ठोको। तो आओ आगे बढ़ते हैं।
एफिशिएंट मूवमेंट्स के किन किन तरीके के मूवमेंट से एक एथलीट अपनी स्पीड को, अपने फ्रिक्शन को, अपने मोशन को और बेहतर कर सकता है या इंप्रूव कर सकता है। नेक्स्ट, करेक्टिव मूवमेंट्स। एफिशिएंट मूवमेंट मैंने बता दिया कि किन किन तरीके के मूवमेंट से कर सकता है, और करेक्टिव मूवमेंट्स वो होते हैं कि उसको कौन से मूवमेंट सही जगह पे, सही टाइम पे, सही वे से यूज़ करना है। अब एक सपोज एक बॉक्सर हो गया, हाँ एक बॉक्सर हो गया, वो मैच खेल रहा है, अगर उसको ये नहीं पता होगा कि उसके पैर के मूवमेंट से वो अपने ओपोनेंट को किस तरीके से ट्रिक कर सकता है, तो वो नॉकआउट हो जाएगा। और अगर उसने वो ये चीज़ समझ ली कि करेक्टिव मूवमेंट और करेक्टिव टाइम पर कैसे यूज़ करना है उसको, तो बूम, नॉकआउट। इस तरीके से मूवमेंट मोहम्मद अली अपना शफल करते थे, जिससे वो अपने ओपोनेंट्स को ट्रिक कर दिया करते थे। एंड व्हेन ही अंडरस्टैंड दैट कि उसके मूवमेंट किस तरीके से उसकी स्पीड को मैच कर सकते हैं, तब जाके वो द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बने यार। ठीक है, मोहम्मद अली बेस्ट एग्जांपल है। आओ आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स के बारे में कि किन किन तरीके के मूवमेंट्स होते हैं। अब आपकी फिजिकल एजुकेशन की बुक के अंदर बहुत सारे मूवमेंट्स दिए होंगे, बट आपको इस चैप्टर अगर आपके टर्म 1 के सिलेबस के हिसाब से पढ़ना किन किन मूवमेंट्स हुए देख लो। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन और अडक्शन। ठीक है, आपने फ्लेक्शन या फ्लेक्स करने का बात तो मतलब, या फ्लेक्स करने की जो वर्ड फ्लेक्स होता है आपने बहुत बार सुना होगा। लोग कहते हैं ना, डूड यू शुड फ्लेक्स योर वेल्थ, यू शुड फ्लेक्स योर हार्ड वर्क। बिल्कुल, मैं जिम में जाता हूँ, मैं भी फ्लेक्स करता हूँ। फ्लेक्स करने से होता क्या है, आपकी मसल शो ऑफ होती है। तो यहाँ पर वो शो ऑफ वाला काम नहीं करना है, यहाँ पर अपन को फिजिकल टर्म से इसको ये समझना है। तो फ्लेक्स का मतलब होता है एंगल को डिक्रीज करना। अब सपोज ये मेरा एक आर्म है, मैं इसको फ्लेक्स कर रहा हूँ, तो ये जो एंगल है ना मेरे आर्म का, मेरे बाइसेप से मेरे फोर आर्म का, ये एंगल कम हो रहा है। अभी सपोज ये एग्जांपल 180 पर है, अब मैं इसको फ्लेक्स करा 90 पर आ गया, और फ्लेक्स करूँगा 45 पर आ गया, तो एंगल कम हो रहा है ना। उसी तरीके से अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ तो एंगल इंक्रीज हो गया। सिंपल, फ्लेक्स मतलब एंगल कम करना और एक्सटेंड मतलब एंगल इंक्रीज करना। एमसीक्यू आ सकता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइप ऑफ मूवमेंट इन विच द एंगल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। अगर इंक्रीज आएगा तो एक्सटेंशन, और अगर डिक्रीज आएगा तो फ्लेक्शन। अब आते हैं इसके नेक्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट पे, जिसका नाम है अबडक्शन और अडक्शन। ये कोरिलेशन वाले दो मूवमेंट्स हैं। अबडक्शन मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी। सपोज ये मेरा हाथ है, ये पास में है, मैंने दूर कर दिया, हाथ एंगल दूर हो गया। सिंपल। अवे फ्रॉम द बॉडी मतलब अगर दूर जा रहा है तो अबडक्शन है, पास आ रहा है तो अडक्शन है। क्लोज और नियर टू द बॉडी। आप मार्च पास करते हैं, आपने सोल्जर्स को या एनसीसी कैडेट्स को या अपने स्कूल में स्काउट एंड गाइड्स को या कभी 26 जनवरी की परेड में देखा होगा कि वो मार्च पास करते हैं। उनका मूवमेंट फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं होता, उनका मूवमेंट सिंपल रहता है, अबडक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी, अडक्शन क्लोज टू द बॉडी। सिंपल, पॉइंट खत्म। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेरे चेहरे की हंसी तुम लोगों को ज़रूर बता रही होगी कि अब कौन सा पॉइंट आ गया है, तो थोड़ी नोटबुक पेन पेंसिल लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि बात करने वाले हैं अपन भाई साहब सर आइजैक न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन पे। अगर आइजैक न्यूटन के सर पर एप्पल नहीं गिरा होता तो शायद फिजिक्स की बुक इतनी सी होती, लेकिन उनके सर पे एप्पल गिरा और आज फिजिक्स की बुक यू नो व्हाट आई मीन। तो बात करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में। पहले बात करते हैं कि सर आइजैक न्यूटन थे कौन। सर आइजैक न्यूटन वाज अ फिजिसिस्ट जिन्होंने 1687 में फिजिक्स को एक तरीके से इजाद किया था। ही वॉज द वेरी फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने फिजिक्स के लॉ ऑफ मोशन को समझा था, चीज़ों के गिरने के, उठने के, तैरने के तरीकों को समझा था 1687 में। और उसी के बाद जब उनके सर पर एप्पल गिरा, उसके बाद उन्होंने सोच लिया कि अब कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने इजाद करी 3 इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ मोशन। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सिलरेशन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, अब ये 3 लॉ अब अपने 9th स्टैंडर्ड की साइंस की किताब से लेकर के 10वीं में और एलैबोरेट करने के बाद जब आपने सोच लिया कि अब आपसे और फिजिक्स नहीं पढ़ी जाएगी, फिर आपने 11th में कॉमर्स ले लिया और उसके बाद में आप और हम यहाँ पर हैं। बट मैं आपको थोड़ा सा टाइम कैप्सूल देना चाहूँगा और आपको वापस आपकी 10वीं की क्लास में लेकर जाना चाहूँगा, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं 3 लॉ ऑफ मोशंस के बारे में। पहले बात करते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या स्टेट करती है? ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट। एक सामान
एक रेस्ट पर या एक सामान रुका रहेगा तब तक जब तक उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। सपोज मान के चलो, एग्जाम्पल के तौर पर भी मैं इसको समझा देता हूँ और ये पॉइंट खत्म ही हो जाएगा। फुटबॉल ड्यूरिंग अ पेनाल्टी शूट किक आउट, पेनाल्टी हो गई, गोलकीपर खड़ा हुआ है बॉल रोकने के लिए। मैं इसलिए ऐसा एक्शन कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी अपनी स्टेट टीम में फुटबॉल में गोलकीपर रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ माई साइज। मैं गोलकीपर हूँ और मुझे बॉल डिफेंड करनी है। बॉल सामने रखी है मेरे और रेस्ट पर है, पॉइंट पर रखी है। बंदा पीछे गया स्ट्राइकर और भागते हुए आया। भागते हुए क्यों आया? उसने मोमेंटम गेन करा। बॉल रेस्ट पर थी, उसने पूरी जान लगा करके एंड देयर गोज क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड ही हिट्स द बॉल एंड द बॉल गोज इन स्लो मोशन, बॉल इज गोइंग एंड द गोलकीपर जस्ट जंप्ड but he couldn't save the ball and the goal, Real Madrid, sorry, Juventus, oh shit, Juventus won the UEFA Champions League। इमेजिन कर लो। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल से समझे क्या? बॉल रेस्ट पर थी, रोनाल्डो ने किक करी, गोल हो गया, यूवेंटस जीत गई। ऑब्जेक्ट बॉल विल रिमेन एट रेस्ट जब तक रोनाल्डो किक नहीं करेगा। सिंपल। What does the law of inertia states? The law of inertia states that the object will remain at rest or the football will remain at rest जब तक Cristiano Ronaldo will come and kick that ball. Simple। तुम्हारे पास में BST की मीम बुक है ना, उसके अंदर ये भी ऐड कर लेना। चलो आगे नेक्स्ट में बढ़ते हैं, ठीक है? चलो ओ भाई साहब, अब आते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन पे, जो कि क्या स्टेट करती है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। Rate of change in velocity is directly proportional to the force applied या फिर inversely proportional to the mass of the body. Second law of motion, the law of acceleration. ooh la la, ये क्या कहती है? The rate of change in velocity is directly proportional to the force applied and inversely proportional to the mass of the body. ठीक है? यहां पर मैंने इसका ये साइन लिखा हुआ है, F stands for the force, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। ठीक है? अब इससे आप लोग क्या समझते हो? एग्जाम्पल के तौर पे सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। एग्जाम्पल में देखो, वॉलीबॉल प्लेयर, जब एक वॉलीबॉल प्लेयर सर्विस करता है तो वो बॉल को धीरे से उठाता है और ये लेकर के हिट करता है। ऐसा समझ में? बॉल उठाई, हिट करी, तो वो जिस तरीके से स्लोली उठाता है ना बॉल को और फिर हिट करता है, उससे उसका वो स्मॉल हिट बॉल को एक अच्छा सा मोमेंटम दे देता है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट पर आने के लिए। लेकिन जब वही बॉल दूसरे एरिया में जाती है, 1, 2 और तीसरे बार जैसे तीसरा बंदा उसको स्मैश करने के लिए आता है, बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ क्या? बिल्कुल हुआ। वो जिस स्पीड से यहाँ पर आई थी बस वो बॉल उछल रही है, 1, 2 तीसरे बंदे ने यहाँ उठाया और वो स्मैश करने के लिए बॉल को आगे आया। हार्ड फॉर द स्मैश, और जितनी ताकत से उसको स्मैश करा, बॉल उतनी तेजी से बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ, बॉल ओपोनेंट के हिस्से में गिरी और स्कोर मिल गया अपोजिशन टीम को। आया समझ में? इससे मतलब ये है कि अब आप लोग मुझसे ये पूछोगे कि सर इसमें फिजिक्स का रूल कैसे अप्लाई हुआ? बिल्कुल हुआ। जब उसने स्लो पेस से बॉल को उठाया तो सबसे पहले रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी चेंज हो गई। वेलोसिटी चेंज हो गई। अभी वेलोसिटी चेंज ही हुई क्योंकि उसने स्लो उठाया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। ठीक है? अब जब बॉल की वेलोसिटी चेंज करनी होगी, उसको बॉल जिस तरीके से जिस स्पीड से आ रही होगी उसको चेंज करनी होगी, तो वो स्मैश मारेगा, हार्ड स्मैश, वेलोसिटी चेंज। सिंपल। बेस्ट एग्जांपल क्रिकेट का भी ले लो। बॉलर, जब मान के चलो जसप्रीत बुमराह ने बॉल डाली, ठीक है, बुमराह ने बॉल डाली, बॉल की वेलोसिटी मिल गई। सपोज मान के चलो बॉल की स्पीड कुछ 131 माइल्स पर आवर की स्पीड पे पहुंच गई। आई डोंट नो अगर इफ दैट मेक्स एनी सेंस, बिकॉज मैं ज़्यादा क्रिकेट नहीं देखता, बट स्टिल बुमराह ने बॉल डाली, बॉल को एक अच्छी स्पीड मिल गई, बट MS धोनी ने उसकी बॉल पे हेलीकॉप्टर उठा दिया। अब जिस स्पीड से बॉल आई थी ना, क्या उसी स्पीड से बॉल हिट करके 6 के लिए जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि MS धोनी ने अपने हेलीकॉप्टर शॉट से बॉल की वेलोसिटी चेंज कर दी। और बॉल की वेलोसिटी जब वो चेंज करी ना, तो वो शॉट गया,
पब्लिक में गिरा, सिंपल, ठीक है। बॉल को टाइम लगता है ना वहाँ से यहाँ तक आने में, मान के चलो जस्ट पॉइंट फ्यू माइक्रो सेकेंड्स में बॉल बॉलर के पॉइंट से लेकर के उस एंड से इस एंड तक आ गई, स्ट्राइकर्स एंड पे। स्ट्राइकर्स एंड पे जैसे आई एमएस ने बॉल को हिट करा, बॉल का मोमेंटम चेंज हो गया। तो बॉल जब ऑडियंस के या स्पेक्टेटर्स में गिरेगी ना, तो वो कुछ 1 2 3 4 5 6वें सेकंड में जाके गिरेगी। तो खुद बताओ, जिस स्पीड से बॉल आई थी क्या उसी स्पीड से जा रही है? नहीं ना। तो यहाँ पर क्या अप्लाई हुआ? लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। बॉल का एक्सेलरेशन चेंज हो गया, सिंपल। आगे समझ में? आगे बढ़े? बिल्कुल बढ़ते। नहीं आया तो रिवाइंड करके देखना, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। हट। आते हैं इस चैप्टर के आखिरी पॉइंट पे। ये चैप्टर भी खत्म होने वाला है बहुत जल्दी, मुझे पता है मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। आते हैं इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट पे, जो कि है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। मतलब आपको समझ में पता होगा। आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपको किसी ने धक्का मारा तो आपके चुप बैठोगे? लड़को चुप बैठोगे क्या? तुम भी खड़े होगे धक्का दे दोगे ना उसको। तो ये क्या था? तुम पे एक्शन अप्लाइड हुआ, तुमने रिएक्शन दे दिया, सिंपल। ये साइंटिफिक टर्म में होता क्या है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल और ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तुमने एक को मुक्का मारा, तुमको क्या लगता है वो तुम्हारे प्यार से बाल चलाएगा? तुमको इतना बुरा मारेगा ना वो इंसान। बेस्ट एग्जांपल है स्विमर बटरफ्लाई एक्शन। अगर मैं इसका एक प्रॉपर एग्जांपल दूँ तो, जब स्विमर अपने बटरफ्लाई एक्शन करता है ना ऐसा, तो वो क्या करता है? वो अपने हाथ से पानी को पुश करता है, और उसकी बॉडी, और जो पानी रहता है जब वो पानी को पुश करता है ना, तो उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली आगे जाती है। समझ में आया? जो लोग स्विमर्स होंगे ना, वो लोग इस चीज़ को आराम से समझ रहे होंगे। जब बटरफ्लाई एक्शन करते हैं तो पानी आप सामने से हटा के उसको अपने ये हाथों, अपने तुम्हारे हाथ इस टाइम पे फ्लिपर का काम करते हैं, और तुमने जैसे उस फ्लिपर को ऐसे करा, जैसे कि मैं खुद भी देख रहा हूँ, मैं अपने हाथों को आगे कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी आगे जा रही है ना। ये देखो मेरी बॉडी अपने आप आगे जा रही है। वाई? कि मैं अपने सामने की एयर को पुश कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी अपने आप आगे जा रही है। वैसे ही स्विमर बटरफ्लाई एक्शन के टाइम पे पानी को पुश करता है, आगे बढ़ता है। एक और एग्जांपल, रनर यूजिंग द स्टार्टिंग ब्लॉक। स्टार्टिंग ब्लॉक तुम लोगों ने भाग मिल्खा भाग देखी होगी, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बायोपिक्स ऑफ ए स्पोर्ट्स पर्सन। मैं टिपिकल स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हूँ, है ना, कि मैं दिन भर स्पोर्ट्स की बातें करता हूँ, मुझे मूवीज़ का शौक भी है यार। तो बात करते हैं कि जब एक स्टार्टिंग, तुमने भाग मिल्खा भाग देखी होगी, तो जो रनर्स होते हैं वो एक स्टार्टिंग ब्लॉक यूज़ करते हैं अपने पैर को जमाने के लिए। वो क्यों जमाते हैं? ताकि स्टार्टिंग पॉइंट पे उनका पैर जम जाए, और वो स्टार्टिंग ब्लॉक उनको एक हल्का सा पुश दे देता है। तो दैट स्टार्टिंग ब्लॉक एक्ट्स एज एन एक्शन फॉर द इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फॉर द रनर। सिंपल है, बात समझ में आई? अब तुम लोग को अगर एग्जाम्पल में इसका लिखना, अगर सपोज इसका एग्जाम MCQ आता है, तो MCQ कैसे लिखोगे? आएगा, व्हाट इज द लॉ ऑफ न्यूटन, व्हाट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ फिजिक्स दैट इज अप्लाइड फॉर अ रनर हु यूज अ स्टार्टिंग ब्लॉक? कौन सी लॉ आएगी? लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। व्हाट इज द लॉ दैट इज यूज्ड बाय अ वॉलीबॉल प्लेयर व्हेन ही गोज फॉर अ स्मैश? ऑप्शन में दिया रहेगा लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, या नन ऑफ द अबव। किस पे क्लिक करोगे? आपको क्लिक करना है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन पे। उसी तरह एक और आपको MCQ दिया जा सकता है, दैट व्हाट इज द लॉ ऑफ मोशन दैट इज यूज्ड बाय अ फुटबॉलर व्हेन ही किक्स अ बॉल? या फिर एक और एग्जांपल आ सकता है, व्हाट इज द लॉ यूज्ड बाय अ टेनिस प्लेयर? जब बॉल जगह पर रहती है वो हिट करता है, बॉल रेस्ट पर है, उसने हिट करा, दैट गोज फॉर द लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। सिंपल। और इसी के साथ में आपको एक और चैप्टर खत्म हो चुका है बायोमैकेनिक्स स्पोर्ट्स से। थैंक यू टू मी। इस चैप्टर को लाइक करो, और इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे जाके आपके 20T प्लस के नेक्स्ट चैप्टर के लिए, जो कि बहुत जल्दी हम लोग लेकर आने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, कहीं जाइएगा मत, बी रेडी, बहुत जल्दी और भी बहुत कुछ आने वाला है। स्टे ट्यून।